हम बोलते हैं, वहां भी और यहाँ भी दोनों जगह। वहां पे F0 F1 पार्टिकल कहा था, यहाँ पे CF0 CF1 पार्टिकल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? CF0 CF1 पार्टिकल्स बोल देंगे। अरे पढ़ा तो सभी को देंगे, लेकिन अभी जो चल रहा है टॉपिक उसको तो एंजॉय करो यार। तो क्लोरोप्लास्ट पे दो यूनिट मेम्ब्रेन होगी, एक आउटर होगा एक इनर होगा। क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया। हो गया तुम दोनों का। क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो लेंस शेप होता है, शेप और भी है, मेनली हमने लेंस शेप ले लिया, वो शॉर्टेड शेप या सिलेंड्रिकल हो गया। ये आउटर प्लास्टिकल मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर प्लास्टिकल मेम्ब्रेन हो गया। दोनों की आउटर मेम्ब्रेन में फोरिन्स था, तो यहाँ भी फोरिन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फोरिन्स बना देंगे। क्या बना देंगे? फोरिन्स बना देंगे। और ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन वहां भी इनफोल्ड हुआ था, यहाँ भी इनफोल्ड हो गया। कॉपी के पन्ने को फैला दीजिए बेटा, लैंडस्केप कॉपी के पन्ने को फैला दीजिए। अरे साथ साथ बनाना शुरू करो यार। अरे कैसे कैसों को दिया है। ये इकोलॉजी पढ़ते हो तुम? वो बंदा मेरिडियन लेके घूम रहा है, तुमको इकोलॉजी समझ में नहीं आ रहा, सेंटर से जा रहा है। ओ बहन जी, बाद में पन्ना पलटेंगे, जल्दी से कंप्लीट करो। लिखो इसको, बाहर वाली बाउंड्री को लिखना यहाँ पे। आउटर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन, आउटर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। अरे कॉपी के पन्ने को ऐसे फैला के डायग्राम बना ना, सोचती है। लेंस बनाना नहीं आता क्या जिंदगी में? ये ले, क्या इतना तो है। आउटर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा बच्चे। आउटर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन, और इसको लिखो इनर प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन। तो प्रोटीन दिखा रखा है, ये क्या है? फोरिन्स। पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में, कॉपी के पन्ने पे यहाँ इधर से ये ले, बना इसके लिए। तो फिर आधे घंटे से कह रहा हूँ कॉपी के पन्ने इतना लिखा जाएगा। जब इसको लिखूंगा, जब इतना तो कैसे लिख लेगी? यही है अब तुम्हारी जिंदगी में, इसी को बनाएंगे नालायक लोग। तो फिर दो मेम्ब्रेन हो गई, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस दिख रहा है, ये आउटर चैम्बर है, बोले तो पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। और ये इनर चैम्बर हो गया, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस आउटर चैम्बर होगा। तो दोनों में दो मेम्ब्रेन हो गई, दो ही चैम्बर्स हो गए। वहां भी इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड हुआ था, यहाँ भी इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो गया। वहां पे इनफोल्डेड स्ट्रक्चर उससे अटैच थी, लेकिन यहाँ इससे डिटैच हो जाएगा और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन गई, जिसको बोला थाइलेकोइड। और इस थाइलेकोइड को बोलते हैं थर्ड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हेलो, 1 2 3, जो 2 से हो गया फ्री, आउटर 1 2, ये 3, जो 2 से हो गया फ्री। तो थाइलेकोइड इज अ थर्ड मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड हुआ और उससे थाइलेकोइड बन गया सैक लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से इनफोल्डिंग होती गई, डिटैच होता गया, थाइलेकोइड बनते गए, और थाइलेकोइड एक दूसरे पर अरेंज होते गए लाइक स्टैक ऑफ कॉइन्स, सिक्कों के ढेर की तरह। और ये जो पूरा कॉइन्स का जो स्टैक बन गया लाइक स्टैक ऑफ कॉइन्स, इस पूरे पूरे स्टैक को आपने नाम दे दिया ग्रेनम। एक को ग्रेनम कहेंगे, ये जो ढेर बन गया इसको ग्रेनम कहेंगे। क्या होता है ग्रेनम? ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड। ये थाइलेकोइड का जो ग्रुप बन गया उसको ग्रेनम कहेंगे। एक को ग्रेनम कहेंगे, एक से ज्यादा को ग्रेना, प्लूरल क्या होगा? ग्रेना होगा। ग्रेना प्लूरल है। फिर भी स्टॉक पार्टिकल्स होते हैं, और इन स्टॉक पार्टिकल्स को ऑक्सीसोम बोलते हैं, वहां भी और यहाँ भी दोनों जगह। वहां पे F0 F1 पार्टिकल कहा था, यहाँ पे CF0 CF1 पार्टिकल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? CF0 CF1 पार्टिकल्स बोल देंगे। स्टॉक पार्टिकल किस में होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट में? दोनों में होते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से इस तरह से ये थाइलेकोइड्स का फॉर्मेशन हो गया। एक ग्रुप को ग्रेनम कहेंगे, एक से ज्यादा को ग्रेना कहेंगे। एक ग्रेनम है, ये दूसरा ग्रेनम है, और जो एडजेसेंट को आपस में कनेक्ट कर देगा, ग्रेनम ग्रेनम इंटर ग्रेनम,
तो ये वाला जो बीच में दिख रहा है, जो दो को आपस में कनेक्ट कर रहा है ग्रेना को, इन्हें इंटरग्रेनम थाइलेकोइड बोलेंगे। ग्रेनम के बीच में है, इंटरग्रेनम थाइलेकोइड बोलेंगे, या फिर इसे स्ट्रोमा लैमिला बोलेंगे। एक को लैमिला कहेंगे, एक से ज्यादा को लैमिली बोलेंगे। स्ट्रोमा लैमिली दो मेम्ब्रेन हो गई बेटे, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस आउटर चैम्बर या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, सॉरी पेरी प्लास्ट या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, वो कंडक्ट हो गया। अंदर वाली मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो गई तो थाइलेकोइड बन गया। एक सेट को थाइलेकोइड का, पूरे ग्रुप को ग्रेनम का, एक से ज्यादा को ग्रेना कहती है। इस इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन से तो बना है, इस पे भी ऑक्सीसोम्स होते हैं, स्टॉक पार्टिकल्स। इनको क्या बोल देंगे आप लोग? इस वाला पार्ट को बोलेंगे CF0, इसको बोलेंगे CF1। इसके पार्ट्स हो गए, काफी फिजियोलॉजी में आप लोग जानते ही क्या चुका है। इन सब के अलावा इसमें DNA भी है, वही सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, नेकेड है, जीसी रिच है, सुपर कोइल्ड है, मॉलिक्यूल एक से ज्यादा है। मैंने कल बताया था आपको, डीएनए मॉलिक्यूल्स, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। कुछ याद आ रहा है? और मेरे गुजरे जमाने, और इसे बोलेंगे प्लास्टिडियल डीएनए या क्लोरोप्लास्ट का डीएनए। इसके अलावा आरएनए भी होते हैं, इसके अलावा राइबोसोम्स भी होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं। प्लास्टिडो राइबोसोम्स 70S, बट इन मैमल्स, अच्छा मैमल में प्लास्टिडो राइबोसोम है बस, बट याद है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया की बात दिख रहा था। आपके अंदर जो प्लास्टिड है उनके अंदर कौन से राइबोसोम होते हैं? ये जो थाइलेकोइड्स की जो मेम्ब्रेन है, इसमें फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट होते हैं, जानते हैं आप लोग? क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल पिगमेंट। ये जो बंडल को बोलते हैं क्वांटासोम, क्या रे क्वांटम पैकेज, पैकेट। इसमें कौन सा पिगमेंट होगा? क्लोरोफिल पिगमेंट। ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी मिल होता है, मील नहीं होता, क्लोरोफिल पिगमेंट। बाकी आप लोग जानते ही हैं। इन सब के अलावा हो गया इतना, यहाँ जो भरा रहता है उसे स्ट्रोमा कहेंगे इनर चैम्बर में। और इस स्ट्रोमा के अंदर केल्विन साइकिल, बोले तो C3 साइकिल, याद आया? मतलब क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेना में। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, याद आया कुछ? बोले तो हिल रिएक्शन, क्या रे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, कुछ याद आ रहा है? और बाकी CO2 फिक्सेशन तो आप लोग जानते हो, जो यहाँ पे शुगर बन जाता है, जानते हो स्टोमा पार्ट में। इसको और क्या बोलते हैं? ब्लैकमैन। हाँ डॉक्टर पन्नू भाई का बेटा ऐसे बोलता है, रुक जा। चले आगे। इन सब के अलावा ये बीच मैंने प्रोटीन दिखा दिया, प्रोटीन दिखा दिया, प्रोटीन दिखा दिया। इसके चारों तरफ हमने कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा कर दिया। क्या इकट्ठा कर दिया? कार्बोहाइड्रेट की रिंग्स बना दी, स्टार्च की रिंग बना दी। ये कंसेंट्रिक रिंग बन गया है।
अगर ये पेरीफेरी पे खिसक गया तो एक्सेंट्रिक रिंग बन गया। अगर सेंटर में होगा तो कंसेंट्रिक रिंग, और ओरिजिन सेंटर अगर पेरीफेरी पे चला गया एक्सेंट्रिक रिंग। बट दीज आर नॉट ईयर रिंग्स, प्यारे छोरियों, दीज आर स्टार्च ग्रेन्यूल्स। क्या ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स है? ये स्टार्च ग्रेन्यूल, अगर स्टार्च ग्रेन्यूल्स का ओरिजिन सेंटर प्रोटीन होगा, जो मैंने येलो कलर से दिखा रखा है, अगर स्टार्च ग्रेन्यूल का ओरिजिन सेंटर प्रोटीन होगा, जो मैंने येलो कलर से दिखा रखा है, और चार तरफ पिंक कलर से कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च की लेयर दिखा रखी है, तो उसको बोलते हैं आप लोग पायरेट। प्रोटीन येलो कलर से दिखा रखा है और कार्बोहाइड्रेट की लेयर जो दिखा रखी है वो मैंने मैरून पिंक कलर से दिखा रखी है, पर्पल कलर से दिखा रखी है, जो भी आपको समझ में आए। स्पेक्ट्रम। इन सब के अलावा ये छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, ये जो आपको लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं, क्या है? इनको बोलते हैं प्लास्टो ग्लोब्यूली। जानते ही आप लोग क्या छुपा है इनसे? बता दिया तो भूल गया मैं। नहीं, मैंने बोल दिया, बोलना भूल गया ना, याद नहीं रहा। ये बताइए, इसको भी बताता हूँ, उन दोनों को पूछा कुछ बताऊँ क्या होता है बेटा पायरेनॉइड? बस बैठे हैं क्लास में। अगर स्टार ग्रेनुल का ओरिजिन सेंटर प्रोटीन होगा तो क्या पायरेनॉइड कहेंगे। और क्या दिखा रखा है? हेलो हेलो, क्या ये डिस्को वाले किसको क्योंकि आ गया रूबिस्को। याद करो, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन ऑफ ह्यूमन बॉडी कोलेजन होता है। पूछ थोड़ी रहा हूँ, बता रहा हूँ, याद करो। मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज होता है। याद करो, सेकंड मोस्ट अबेंडेंट कार्बो स्टार्च होता है। याद करो, जो बोल रहे हैं पीयूष गुप्ता जी बोल रहे हैं। हाँ, पब्लिक हमारे साथ में बहन जी। रूबिस्को मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम प्रोटीन कौन सा है? ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द यूनिवर्स। हेलो, यूनिवर्स में मिलने वाला सबसे ज्यादा प्रोटीन है, ये यूनिवर्सल प्रोटीन है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। मास्टर खेल जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ये मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन हो सकता है, मोस्ट अबेंडेंट यूनिवर्सल मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन ऑफ यूनिवर्स हो सकता है, लेकिन ये यूनिवर्सल प्रोटीन नहीं है। बैक्टीरिया में, इंसानों में ये नहीं मिलता है। प्यारे भगवान, इंसानों में हो गया यूनिवर्सल प्रोटीन। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन ऑफ यूनिवर्स बट नॉट यूनिवर्सल प्रोटीन। सही से लिखना, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन ऑफ यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में, इस बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन मिलती है वो कौन सी है? रूबिस्को। लेकिन ये यूनिवर्सल प्रोटीन नहीं है। बड़ा होके यूएफओ बनेगा क्या? ये देखो, उड़न तस्त्री। हाँ, ये देखो, तू गलत फील्ड में बेटा, गलत फील्ड में, इस बायो वाली फील्ड में मत रहा बेटा। सुनिए, क्लोरोप्लास्ट कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट, कल डिस्कस कर चुके थे। नंबर वेरी करता है। मेसोफिल सेल में आपको बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल जाएंगे। ऐसा भी एग्जाम्पल है जहाँ पे एक सेल के अंदर आपको केवल एक ही क्लोरोप्लास्ट देखने को मिले और एक से ज्यादा भी। एक वाला कौन सा एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी ने? क्लेमाइडोमोनास। ये ब्राउन एल्गा होता है या रेड एल्गा होता है? देखो, ग्रीन होता है, क्योंकि ग्रीन नहीं लगाया तो ये ग्रीन एल्गा होता है। क्या होता है? ग्रीन एल्गा। और एक से ज्यादा 20 से 40 तक मेसोफिल सेल में आपको खूब सारे, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएंगे? क्लोरोप्लास्ट।
क्या सभी क्लोरोप्लास्ट का शेप एक जैसा होता है? क्या सेल्स में, सभी सेल्स में नंबर कांस्टेंट रहता है? नहीं रहता है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, ये पूरा का पूरा स्टैक जो है वो ग्रेगन कहलाएगा। कोई बात नहीं, लेबलिंग तो वो की वो आएगी, वो बना के ऐसे थोड़ी देगा, तो ध्यान रख लेगा। कहीं अकेले को थाइलेकोइड लिख दो, क्योंकि वहां तो तुम देखे ना, एनसीईआरटी ने ऊपर ग्रेन दिया है, फिर नीचे थाइलेकोइड दिया है। तुम ध्यान रख लेना। एग्जाम में वैसे तो डायग्राम में क्वेश्चन पूछता ही नहीं है आजकल, तो पिछले 4-5 साल से मैं कसम नहीं खा रहा कि फोटो तो देनी नहीं है ना। तो मुझसे बात कर रहे हैं। हाँ। बेटा 3D, उससे बात करो, 3D में थोड़ा उसको विजुलाइज करो, कम मतलब कि ट्रांसपेरेंट से ऊपर से दिख रही है, आउटर मेम्ब्रेन ही है। 2 लेयर पे मत जाए, 3D व्यू में ऐसे आने लगी है। खैर, ये इनर मेम्ब्रेन ये वाली समझ में आ रहा है, ये ट्रांसपेरेंट ऐसे दिख रही है अंदर की तरफ, ये ट्रांसलूसेंट बेटा ओपेक है। तो ग्रेनम ये है बेटा, ये थाइलेकोइड लिखा है जहाँ पे देखो। तो 2 तरह के थाइलेकोइड्स होते हैं, ध्यान से पढ़ना, फंस जाओगे वरना उस लाइन के अंदर। सुनिए, ये सुनिए, ये क्लोरोप्लास्ट है। इसमें 2 तरह के थाइलेकोइड होते हैं। क्या होते हैं? एक थाइलेकोइड वो होगा जो विद इन ग्रेनम होगा, जो विद इन ग्रेनम होगा वो इंट्राग्रेनम है। ये जो थाइलेकोइड होंगे जो विद इन ग्रेनम है वो इंट्राग्रेनम है। ये इंट्राग्रेनम थाइलेकोइड है। लेकिन जो थाइलेकोइड एडजेसेंट ग्रेना को आपस में कनेक्ट कर देगा वो इंटरग्रेनम है। सुन लो मेरी बात को, एक ही चीज मत रटा करो, विद इन और बिटवीन। आप समझ रहे हो मेरी बात को? सेल के अंदर चल रहा है इंट्रा सेलुलर, है ना, और सेल के बाहर चल रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर है। अब इंटर कहाँ से आ गया कम? लेट्स क्रैक इट। सेल के अंदर चल रहा है तो, सेल के अंदर चल रहा है तो, बिटवीन द सेल चल रहा है तो इंटर है, तो वही एक्स्ट्रा, लेकिन इंटर कब बोलना? बिटवीन। तो जब भी बिटवीन हो जाएगा तो इंटर हो जाएगा। तो ये हो गया इंटरग्रेनल। ध्यान से सुन लेना। और ये जो थाइलेकोइड दिख रहे हैं ये कैसे होंगे थाइलेकोइड? इंट्राग्रेनल। 2 तरीके के थाइलेकोइड होते हैं, जो विद इन ग्रेनम होगा वो इंटर होगा या इंट्रा होगा? इंट्रा। और जो बिटवीन होगा वो क्या होगा? इंटर। नहीं समझे मेरी बात को? ग्रेनम ग्रेनम, ग्रेनम ग्रेनम, ग्रेनम ग्रेनम, विद इन ग्रेनम। ये लिरिक्स आ चुके हैं, स्टेप मैं पहले बता चुका हूँ आपको। और जाके रोड पे प्रैक्टिस कर लेना जाते जाते। ग्रेनम ग्रेनम, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ क्या मैटर हो जाएगा, है ना। ग्रेनम ग्रेनम। तो 2 तरीके के थाइलेकोइड होते हैं। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इस लाइन में आप लोग उलझ जाओगे। क्या हो जाओगे? उलझ जाओगे। चलिए उलझते हैं थोड़ा सा। कहाँ गया लाइन, कहाँ चली गया? चलिए नो मोर, लाइन गायब हो चुकी है। कोई बात नहीं, आई नहीं होगी, मत आने दो, कोई बात नहीं। सुनिए, एक्चुअली एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज दी हुई है, अरे उतना रंग रखा है समझ में नहीं आएगा क्या रंग है। इस पेज पे आ रहा हूँ, यहीं पे, यहाँ पे। थाइलेकोइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स। मिला? यहाँ पे फिगर 8.8 दिया है, उसके आगे की लाइन पढ़ रहा हूँ। वो क्या कर रहा है देखो इधर, थाइलेकोइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स। ये लीजिए स्टैक्स, इस तरह से स्टैक बन, ये स्टैक है, ये स्टैक बन गया, ये पूरा ढेर बन गया। ठीक है, आगे चल रहा हूँ। लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना, और एक को ग्रेनम कहते हैं। ठीक, ये थाइलेकोइड ऐसे अरेंज रहते हैं सिक्कों के ढेर की तरह। इन ढेरों को ग्रेना कहते हैं, एक ढेर को ग्रेनम कहते हैं। ठीक। और या फिर, या फिर इंटरग्रेनल थाइलेकोइड। ये लो, इस और का मतलब मैं दूसरी बात के लिए ले रहा हूँ, या और अथवा नहीं है, या तो चुप हो जा, डोंट ट्राई टू टीच मी। हाँ, इस लाइन को पढ़ रहा हूँ। थाइलेकोइड अरेंज है या तो इस तरह से सिक्कों के ढेर की तरह, और इंटरग्रेनल थाइलेकोइड, या फिर वो ऐसे अरेंज। ठीक है, यहाँ पे और का मतलब मैंने 2 अलग अलग बातों के लिए निकाला। अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे और का मतलब 2 अलग।
मतलब वो कहने लगा थाईलेकोइड यहाँ तो ऐसे अरेंज है, यहाँ तो ऐसे। मैंने कहा एंड से क्यों समझते हो किसी चीज को, एंड हो जाएगा। वो कह रहा है थाईलेकोइड का अरेंजमेंट या तो सिक्कों के ढेर की तरह होगा या फिर वो इंटरकलर थाईलेकोइड की फॉर्म में होगा। ठीक है, केवल इतनी लाइन आएगी तो सही होगी, अगर सही होगी। लेकिन जैसे ही मैं आगे की लाइन पढ़ता हूँ मुझे एक लाइन में कनेक्शन करना पड़ेगा। अब मैं आगे गया खुद ही स्टडी करना इन एडिशन, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं अभी पता। लेकिन जैसे मैंने पढ़ा इन एडिशन देर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली कनेक्टिंग द थाइलेकोइड और डिफरेंट। मतलब ऊपर वाली लाइन में करेक्शन करना पड़ेगा। वो कह रहा है इसके अलावा वो फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स भी है जो एडजेसेंट ग्रेना को आपस में कनेक्ट कर रही है, और इनको क्या बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इनको, स्ट्रोमा लैमेली। वो कह रहा है थाइलेकोइड का अरेंजमेंट या तो ऐसे होता है या फिर वो इस तरह से होता है दोस्तों, इस तरह से होता है। लेकिन जैसे ही हमने आगे की लाइन पढ़ी कि इनके अलावा फ्लैट, इनके अलावा तो कुछ है नहीं, दो ही ग्रेड की में, तो ऊपर वाले में और का मायना भी चेंज करना पड़ेगा और इंटर को क्या करना पड़ेगा, इंट्रा करना पड़ेगा। और अब और क्या बन गया, एक ही चीज के लिए बन गया कि थाइलेकोइड का अरेंजमेंट किस तरह से होता है। इनको इनको क्या बोल रहे हैं आप लोग, इंट्रा इंट्रा ग्रेनुलर थाइलेकोइड बोल रहे हैं। तो पहले वाले इंटर को इंट्रा कर दो। अगर मैं केवल एक स्टेटमेंट दूंगा तो और का मतलब दो अलग अलग बातों के लिए समझना है। अगर मैं इन एडिशन नहीं देता हूँ तो पॉइंट को भी नोट कर, और तो रहेगा बस इंटर को इंट्रा करना है। ठीक है, इंटर को इंट्रा कर दो। क्या कर दो इंटर को, आगे चलते सुनिए। तुम कुछ भी मत करना, जो करेगा एग्जामिनर ही करेगा बेटा। तो दो मेम्ब्रेन्स हो गई है, दो चैम्बर्स हो गए, दोनों के आउटर मेम्ब्रेन में पोरिंस होगा और इनर में इनफोल्ड हुआ, तो यहाँ पे क्या बन गया, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड को बोला थर्ड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड को ग्रेनम कहेंगे, एक से ज्यादा को ग्रेना कहेंगे। इस पे आपको स्टॉक पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, और इन स्टॉक पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं आप लोग, ये स्टॉक पार्टिकल्स किसके मिलते हैं, इनर मेम्ब्रेन पे आउटर मेम्ब्रेन पे, इनर मेम्ब्रेन पर मिल रहे हैं। आप समझिए, तो ये माइटोकॉन्ड्रियन, ये इनर मेम्ब्रेन है, और इस पर ये स्टॉक पार्टिकल्स हैं। क्या बोलते हैं इनको, ऑक्सीजन। ये मैंने पिंक कलर से आउटर मेम्ब्रेन दिखा दी, ये मैंने व्हाइट कलर से इनर मेम्ब्रेन दिखा दी। इसको इनफोल्ड कर दिया, क्या बना दिया, क्रिस्टा। एक को क्रिस्टा कहेंगे, एक ज्यादा को मेम्ब्रेन का थिकनेस दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, ये क्रिस्टा बन गया अंदर की तरफ। ये अंदर वाली साइड यहाँ पे क्या बना होगा, यहाँ मैट्रिक्स होगा ना, बाहर क्या होगा, साइटोसोल। साइटोसोल साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल भी आता है। साइटोसोल भरा है, क्या भरा है यहाँ पे, अंदर क्या भरा है, मैट्रिक्स भरा है। ये इनर मेम्ब्रेन, इस पर ये स्टॉक पार्टिकल दिखाई थे। चुप हो जाए यार, बनाने को क्या करो इसको, हमें भी कमाना होता है। यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन, इस इनर मेम्ब्रेन पर ये स्टॉक पार्टिकल्स हैं, ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम, ये वाला पार्ट बेसल प्लेट है। एफ नोट से नोट करेंगे, ये हेड है। F1 से नोट करेंगे, ये बीच वाला पार्ट स्टॉक हो गया, स्टॉक पार्टिकल। अरे ये ऑरेंज कैंडी और इसकी डंडी, हेलो, ये ऑरेंज कैंडी और इसकी खाने वाले की भिंडी। तो ये साइटोसोल अंदर वाला मैट्रिक्स। एटीपी जब भी बनता है इसके हेड पार्ट में बनता है। तो फिजियोलॉजी में पढ़ोगे ना। और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का बनना ऑक्सीडेटिव, अच्छा फोटो भी लगा दूं साथ में, फॉस्फोराइलेशन।
बड़ा होकर म्यूजियम बनेगा। अगर हेड पार्ट को हटा देंगे तो एटीपी नहीं बनेगा, इसके लिए प्रोटॉन की पंपिंग होती। नहीं समझे? इज्जत आ रहा है एनसीईआरटी देना। पेज नहीं कम बदले से होने से पहले खत्म हो जाती। इधर देखो, इधर देखो, ये जो डायग्राम देख रहे हैं एनसीईआरटी में 234 पे, अरे 2 3 4 है, 2 3 4 पे ये ब्लू कलर से जो दिखा रखा है, ये ब्लू कलर से इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन दिखा रखी है सिर्फ, हेलो ये दिखा रखा है सिर्फ इनर में, जो मैंने व्हाइट कलर से दिखा रखी है इनर मेम्ब्रेन। इस पर ये स्टोर पार्टिकल दिखा रखा है, एटीपी इसके हेड पार्ट में बना रखी है। एक गड़बड़ी है। नहीं नहीं, संख्या की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो फिजियोलॉजी वाले करेंगे। अरे एरो कोई चीज होती है, डायरेक्शन भी कोई चीज होती है। कम से प्रोटोन आएगा किस तरफ, हेड पार्ट की तरफ या बेसल प्लेट की तरफ? प्रोटोन हमेशा यहाँ आता है हेड पार्ट की तरफ, मैट्रिक्स की तरफ आता है, इनर चैम्बर की तरफ आता है। अभी भी एरो नहीं लगाया उसमें? लगा दिया। लो, हाँ ये वाली थिकनेस दिखा के ब्लू वाली, ये ब्लू वाली मेम्ब्रेन की थिकनेस दिखा रखी है उसमें। और यहाँ पे लिखा हुआ है, हेलो, यहाँ पे लिखा हुआ है आउटर साइड। हेलो, हेलो, सुन नहीं रहे आप? यहाँ पे प्रोटोन आ रहा है, आएगा तो तब जब कहीं पे रहेगा। हेलो, कहाँ पे? यहाँ पे। कहाँ पे? और कहाँ पे? तो मतलब इसके अंदर ये जो आउटर चैम्बर जो होता है, ये प्रोटॉन रिजर्वर का काम करता है। वो फिजियोलॉजी में अपन तो बस हल्का हल्का सा प्रोटॉन रिजर्वर का काम कर रहा है। नोट करो जल्दी से, नहीं करना तो हटा देता हूँ। ओ एक्स आई या ओ एक्स वाई बोथ स्पेल्स आर करेक्ट। ऑक्सीसम एफ नॉट एफ वन 45। ये दोनों दोनों देख रहे हैं कि 2 3 4 है क्या? मतलब आप बिना इनके साथ रह रहे कि इंटेलिजेंट हो गई हो। मेरे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, ये तीनों तो इंटेलिजेंट है। क्या है? चले आगे। इतना टाइम थोड़ी ना है बेटा, रंगोली थोड़ी बनानी है। आज मुझे ईआर गोल्जी बॉडी भी खत्म करना है। मार्क्स को फिनिश करेंगे तभी तो 45 दिन में रिकॉल कर पाओगे सब कुछ। क्या बॉय? हाँ चलो फिनिश, सिलेबस खत्म, जाओ पढ़ो घर। ये थाइलेकोइड है। सीआरटी कह रहा है मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड, हेलो इधर सुनो, इधर सुनो, ये देखो, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड एनक्लोजेस ए स्पेस, एक स्पेस को एनक्लोज करती, नॉन एज ल्यूमेन। मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड एनक्लोजेस ए स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। हम चेंज कर देते हैं, ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड is known as लोक्यूलस। ग्रेनम और ग्रेना कहां से आ गए बे? क्या बोलते हैं उसे? तो ये थायराइड का पूरा स्टैक बन गया, ये स्टैक बन गया। और इस पर क्या होंगे? ऑक्सीजन। हेलो, इसको बोलेंगे सी एफ नॉट और सी एफ वन। और एटीपी हमेशा इसके हेड पार्ट में बनेगा। बाहर क्या होता है? हेड पार्ट में बनेगा बाहर। उसके लिए प्रोटॉन की पंपिंग होगी। प्रोटॉन कहीं तो स्टोर रहेगा, कहाँ पे? यहाँ पे। कहाँ पे? और कहाँ पे? और बाकी एम्बा पे। तो ये लोक्यूलस यहाँ पे किसका काम करता है? प्रोटॉन रिजर्वोयर का। दुनिया जान गई ना, जब 1.5 घंटा खेला तो दुनिया जान गई ना। तुम 200 मिनट खेल लिया ना, दुनिया तुम्हें जान जाएगी। तुम्हें कौन सा रन करना है?
इतना ग्लूकोज स्टोर कर रखा है, न्यूरॉन को यूज करने देना, क्या रे ग्लाइकोजन, जरूरत पे तो तोड़ लेना ना। नहीं समझे मेरा? एटीपी कहाँ बनता है? इसके हेड पार्ट में। और यहाँ पे एटीपी का बनना क्या कहलाएगा? और यहाँ भी ऑक्सीडेटिव, फोटोफॉस्फोराइलेशन। वहां क्या था? नोट करो जल्दी से। अरे नहीं समझे ओ बच्ची। 214, वो जो गुलाबी गुलाबी है ना, वो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है। अब इसमें भी पुरानी एनसीईआरटी होगी, इतना सुंदर डायग्राम पुरानी एनसीईआरटी में नहीं होगा जितना डिटेल दिया हो। चेंज हो गया ये भी डायग्राम अगर आप ध्यान दिए तो। कौन से साइकिल में पार्टिसिपेट करता है? C2 में, C3 में या C4 में? सभी में। क्लोरोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है या क्लोरोफिल पिगमेंट? कैरोटीनॉइड पिगमेंट वाटर सोलुबल होते हैं या फैट सोलुबल? ब्रिंजल का ब्रिंजल कलर किसके कारण? एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में या क्रोमोप्लास्ट में? वैक्यूल में होता है। कहाँ पे होता है? वैक्यूल में। सेंट्रल वैक्यूल है, सेफ वैक्यूल के अंदर रहता है कंपल्सरी, जिसमें सेल से भरा रहता है। और एंथोसाइनिन पिगमेंट वाटर सोलुबल होता है, और कैरोटीनॉइड्स फैट सोलुबल होते हैं। एक लाइन लिखो, अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस, ENDO, symbiotic, according to endosymbiotic hypothesis, ब्रैकेट में लिखो, proposed by लिन मार्गुलिस। कल नाम लिखा था आप लोगों ने, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट का। अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस, ब्रैकेट बाहर लिखो, both mitochondria and chloroplast, both mitochondria and chloroplast have evolved from bacteria। हमने कहा दोनों के पास में डीएनए होता है, दोनों के पास आरएनए होता है, दोनों के पास में राइबोसोम्स होते हैं। तो कुछ प्रोटीन वाले हैं, ज़्यादा के लिए उनको न्यूक्लियस पे डिपेंड होना पड़ता है। नहीं समझे मेरी बात? कोई ज़माने में पहला यूकैरियोटिक सेल बना, उसके पास अपना एक न्यूक्लियस था, उसके पास अपना एक जेनेटिक मेटेरियल था। ये सेल एन एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा था। एरोबिक रेस्पिरेशन दुनिया में बाद में है, मेटाबॉलिज्म नहीं इवोल्यूशन, याद रहेगा। तो ये एन एरोबिक्स, और सेल में एन एरोबिजन ग्लाइकोलाइसिस चल रहा, दो एटीपी बन रहे थे। सेल को जिंदगी जीने का मजा नहीं आ रहा था। सेल का मेटाबॉलिज्म तो कैसे रन करेगा? सेल की किस्मत जाने कि सेल के कांटेक्ट में कुछ बैक्टीरिया आ गए, और ये बैक्टीरिया एरोबिक रेस्पिरेशन वाले बैक्टीरिया, और जैसे ये बैक्टीरिया सेल के कांटेक्ट में आए, जैसे ये सेल के अंदर घुसे, इन बैक्टीरिया के डीएनए का ज़्यादातर हिस्सा यहाँ चला गया, इनके न्यूक्लियर डीएनए में इंसर्ट हो गया। कुछ डीएनए इनके पास रह गया, जितना इनके पास रह गया उससे उन्होंने खुद के लिए तो काम करा लिया, कुछ ज़्यादातर वहीं दे दिया। ये बैक्टीरिया जैसे ही सेल के अंदर एंटर किया, जैसे ही सेल के अंदर एंटर किया, ये बैक्टीरिया ने सेल के लिए एनर्जी बनाना शुरू किया, एटीपी बनाना शुरू किया। 36, 38 एटीपी बनने लगे। सेल को तो मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया, और मज़ा आ गया। तो उसने कहा यहीं रुक जाओ, क्या कहा? यहीं रुक जाओ। और ये भी रुक गए, और जब रुक गए, आने वाले टाइम में बैक्टीरिया को क्या बोला? माइटोकॉन्ड्रिया। अब सेल्स का नंबर बढ़ रहा था, क्या रे होत डायग्नोस थे, ये बेटा हेल्ड है। और जब नंबर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे जितना जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था सारा खत्म हो रहा था। तो जरूरत पड़ी कि खुद खाना बनाए, और खुद खाना बनाए तो सेल की फिर किस्मत जागी, सेल के कॉन्टेक्ट में फिर कुछ दूसरे बैक्टीरिया आ गए, और वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और जैसी है, इन बैक्टीरिया के डीएनए का मेजर हिस्सा न्यूक्लियर डीएनए के अंदर चला गया, उधर इंटर हो गया, कुछ इनके पास रह गया, और इन्होंने इसके लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। सेल को रामू पापा मिल गए। सेल ने फिर कहा रुक जाओ, क्या कहा? रुक जाओ। तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्लोरोप्लास्ट, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। तो आने वाले टाइम में इनको नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया इनको? माइटोकॉन्ड्रिया। इनको नाम दे दिया गया क्लोरोप्लास्ट। तो बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। दोनों के पास डीएनए होता है, दोनों के पास आरएनए होता है, दोनों के पास राइबोसोम।
जब वो सेल के अंदर आए थे तभी उनके डीएनए का मेजर स्ट्रेच न्यूक्लियर डीएनए में इंसर्ट हो गया। तभी उनके डीएनए का मेजर स्ट्रेच न्यूक्लियर डीएनए, अधिकांश ज़्यादातर जीन जो है वो न्यूक्लियर डीएनए में चले गए, कुछ इनके पास रह गए। जितने इनके पास रह गए उन जन का गुजारा पूरा नहीं था दोस्तों। जितने जीन इनके पास में है उन जीन के पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने के लिए, उन्हें और प्रोटीन चाहिए। ये दोनों के दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल हैं। इनके पास कुछ जीन रह गए, कुछ रह गए, ज़्यादातर वहीं चले गए, ज़्यादा वहाँ चले गए, कुछ इनके पास रह गए, कुछ इनके पास, ज़्यादातर वहाँ चले गए, न्यूक्लियर डीएनए में इंसर्ट हो गए। तो कुछ जितने रह गए उससे कुछ प्रोटीन बना पाते, कुछ कोलों में बांट पाते, लेजर में कुछ प्रोटीन बना पाते। हमें और प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन कौन बना के देगा? बाहर राइबोसोम बना के देगा। अब बाहर राइबोसोम है तो राइबोसोम या तो ईआर के ऊपर अटैच है, या फिर वो राइबोसोम या मतलब वो राइबोसोम या तो ईआर के ऊपर अटैच है या फिर वो साइटोप्लाज्म में फ्री। तो बाहर से इनको और प्रोटीन चाहिए, कुछ प्रोटीन तो ये बना लेंगे, और प्रोटीन चाहिए। इन्होंने गलती से इनको बोल दिया प्रोटीन दे दो, प्रोटीन दे दो, वो तो भड़क जाएंगे, ये काम नहीं हमारे पास में, असली दिल नहीं, नो नो वी आर वेरी बिजी। तो आपको क्या काम करना है? तो हमें बहुत काम करना है, हमें प्रोटीन बनाना है, ईआर को देना है, ईआर से गोल्जी को देना है, और हमें लाइसोसोम को कोई प्रोटीन चाहिए तो यही बना के देंगे। लाइसोसोम में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वही बना के देते हैं। तो इनको और प्रोटीन चाहिए तो ये तो बाउंड वाले तो इनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाले। तो फिर कौन देगा? ये फ्री वाले। तो यहाँ पे डीएनए है, इस डीएनए से आरएनए बनेंगे, उन आरएनए का यूज कौन करेगा? ये करेंगे। और इनसे जो प्रोटीन बनेगा, अब वो प्रोटीन किसके पास पहुंचेगा? इनके पास पहुंचेगा, इनके पास पहुंचेगा। ये फ्री राइबोसोम होते हैं, ये इनके लिए प्रोटीन बना के देते हैं, बाउंड वाले इनके लिए प्रोटीन बनाकर नहीं देते हैं। तो लास्ट में जब मैं दोबारा से राइबोसोम पे डिटेल लूँगा, साइटोसोलिक, तो साइटोसोलिक ही है, एक ही बात है पूरा पूरा। लेकिन फ्री वाले जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स है जो दो तरह के होते हैं, जो बाउंड राइबोसोम है, फ्री राइबोसोम। फ्री राइबोसोम इनके लिए प्रोटीन बना के देंगे। न्यूक्लियस को कोई प्रोटीन चाहिए, ये खुद बना के देंगे। परोक्सीसोम को कोई प्रोटीन चाहिए, यही बना कर देंगे, यही बना कर देंगे, यही वाले। और बाउंड राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनता है वो ईआर के पास आता है, और ईआर से कहाँ जाता है? गोल्जी के पास जाता है। और लाइसोसोम भी अगर बनाना है तो लाइसोसोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी यही बना कर देंगे। मतलब ये सारी कहानी एंडोमेनियल सिस्टम से जुड़ी हुई है। तो ये वाला राइबोसोम जो काम करेगा वो एंडोमेनियल सिस्टम के लिए काम करेगा। इनको कोई प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन कौन बना के देगा? कौन बना के देगा? फ्री राइबोसोम। ये अभी जब मैं राइबोसोम बनाऊंगा तो वहाँ पे भी कॉल कर लूँगा इस चीज़ को लेकर। ठीक है ना? फिलहाल तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, बोथ हैव इवॉल्व फ्रॉम, किससे इवॉल्व हुए हैं? बोथ हैव इवॉल्व फ्रॉम बैक्टीरिया। किससे इवॉल्व हुए हैं? बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं। आगे चलते थोड़ा सा समय ज़्यादा है। तो कहानी ये है दोस्तों, हेलो, कहानी ये है दोस्तों कि ईआर से मेटल गोल्जी के पास जाता है। ये ईआर है, वो प्रोटीन बनाए या लिपिड बनाए या कार्बोहाइड्रेट बनाए, ये जो भी रॉ मेटल बनाएगा वो रॉ मेटल ईआर से गोल्जी के पास जाएगा। तो गोल्जी उस रॉ मेटल को रिसीव करता है। तो ईआर से मेटल गोल्जी के पास जाता है। कैसे जाता है ये कल की क्लास में समझाने मैंने नाकामयाब कोशिश की थी। यहाँ से छोटी छोटी वेसाइकल्स बड आउट होती है, पिंच ऑफ होती है। इन वेसाइकल के अंदर वो रो मेटल भरा होता है। तो ईआर से वेसाइकल यहाँ से बड आउट हो गई, रिलीज हो गई। अब इन वेसाइकल में वो सारा रो मेटल भरा हुआ है। अब ये रो मेटल गोल्जी के पास पहुंचाया जाता है। गोल्जी उस रो मेटल को रिसीव करता है, वो अपने सिस्टम में ट्रांसफर कर लेता है, वो नेक्स्ट सिस्टम में जाता है। इस तरह से मेटल आगे ट्रांसफर होता चला जाता है। तो ईआर से मेटल गोल्जी के पास जा रहा है, तो इसका में साइटोस्केलेटन का बड़ा शानदार रोल होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक ट्रैक बनाया जाता है, और इस माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर मोटर प्रोटीन जो होता है, तो मोटर प्रोटीन उसको लेकर जाता है। चलने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी का सोर्स एटीपी, और जो एटीपी को तोड़ देगा एटीपी। ये वेसाइकल्स का मूवमेंट हो रहा है। अगर लाइसोसोम भी बनना है, अगर लाइसोसोम भी बनना है तो इस लाइसोसोम के लिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये राइबोसोम्स ही बना कर देंगे जो ईआर के ऊपर अटैच है। तो कहानी और सीक्वेंस कुछ ऐसा चलता है मेरे दोस्त।
कि ईआर से मेटल गोल्जी के पास जाएगा, तब जाकर लाइसोसोम बनेगा। सीक्वेंस यही होता है, ईआर से मेटल गोल्जी के पास जाकर जाएगा, तब जाकर लाइसोसोम बनेगा। तो ईआर जीएल सिस्टम होता है। लेकिन आप लोग क्या पढ़ते हो, जीईआरएल सिस्टम, और आप लोग जानते हो कि गर्ल सिस्टम में कोई सिस्टम ही नहीं होता है। नहीं समझे मेरी बात को? तो ये नहीं, सीक्वेंस ये नहीं है। ईआर से मेटल गोल्जी के पास जाएगा, गोल्जी उस मेटल को रिसीव करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको पैक करता है, उसको सिक्रीट करता है। और ये जो छोटी छोटी यहाँ से जो गोल्जी वेसाइकल्स यहाँ से जो रिलीज हो रही है, ये छोटी छोटी व्हाट आर वेसाइकल्स, स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर माइन्यूट आर नॉन एज वेसाइकल। और जब कई वेसाइकल आपस में फ्यूज हो जाती है तो लार्ज वेसाइकल इज नॉन एज वैक्यूल। तो ये जो आपको प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इनको सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सिस्टर्नी बोलते हैं। और ये जो गोल गोल जो दिख रही है, इनको वेसाइकल्स बोलते हैं। लार्ज वेसाइकल्स आर नॉन एज वेसल्स। कंपोनेंट तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। एक सिस्टर्नी दिख रहा होगा, सिस्टर्नी आर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पैरेलली अरेंज एंड इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। और दूसरा होता है ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक है, पाइप लाइक है, हाईली ब्रांच होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और तीसरा होता है वेसाइकल्स। तो सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल, ईआर हो तो बना लेना, लिख जाओ। ईआर हो या गोल्जी बॉडी, दोनों ही सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, वेसाइकल, मतलब सेल में ईआर किन किन फॉर्म्स में देखने को मिलता है, ऐसी फॉर्म में देखने को मिलता है। हाँ ये ईआर ही तो है, हाँ ये ईआर ही तो है। तो ईआर और गोल्जी बॉडी इन तीन फॉर्म्स में देखने को मिलता है। सिस्टर्नी फॉर्म में देखने को मिलता है, ट्यूबुलर फॉर्म में देखने को मिलता है, वेसाइकल्स फॉर्म में। फोर्थ कंपोनेंट अगर कुछ होता है तो वो क्या होता है? वैक्यूल होता है। क्या होता है? वैक्यूल। तो गोल्जी वैक्यूल होगा, ईआर वैक्यूल नहीं होता है। ईआर हो या गोल्जी बॉडी, मतलब सब मिलजुल के ही काम कर रहे हैं। ईआर से मेटल गोल्जी के पास जाएगा, फिर जाकर वो लाइसोसोम बन जाएगा। तो लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं, वो राइबोसोम ही बना कर देता है। फिर राइबोसोम से जो भी बनेगा वो ईआर की ल्यूमेन के अंदर आ जाएगा। फिर वहां से उस मेटल को भेजा जाता है गोल्जी के पास में। गोल्जी उस मेटल को रिसीव करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको पैकेजिंग बहुत बड़ा काम है गोल्जी बॉडी का। ये पैकेजिंग का काम गोल्जी कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा काम होता है, उस मेटल को पैक करके उसको फिर से पेश कर देना दोस्तों। सीक्वेंस यही होता है। कहने का मतलब ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल सब मिलजुल के ही काम करते हैं। इन सबकी फंक्शन आपस में इंटर रिलेटेड होती है, ये कोऑर्डिनेट वे में काम करता है। तो सभी कुछ मेम्ब्रेन्स का बना ही सिस्टम है। तो ये पूरी सेल के अंदर ईआर, गोल्जी बॉडी ही नेटवर्क बना के रख देता है। तो इस तरह से इन सबकी मिलकर सिस्टम बन गया। तो इसको बोला सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स इन द सेल, तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ईआर इंक्लूड होगा, गोल्जी इंक्लूड होगा, लाइसोसोम इंक्लूड होगा, वैक्यूल्स इंक्लूड होगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इस तरह से एंडो मेम्ब्रेन ऑफ सेल बन जाता है, सिस्टम बन जाता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये जो भी ऑर्गेनल है, ये सब कुछ मिलजुल के ही काम कर रहे हैं। इसमें ईआर को इंक्लूड कर लिया, किसको इंक्लूड कर लिया? ईआर को इंक्लूड कर लिया, इसमें गोल्जी को इंक्लूड कर दिया, लाइसोम को इंक्लूड कर दिया, वैक्यूल्स को इंक्लूड कर दिया। इन सबके मिलने से एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बन गया। क्या बन गया? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बन गया। तो इस सबकी फंक्शन आपस में इंटर रिलेटेड होती है, ये सब कुछ मिलजुल के काम करते हैं। तो ईआर और गोल्जी बॉडी आपको समझ में आ गया। गोल्जी बॉडी ईआर के करीब क्यों होता है? मोटा मोटा थीम सारा मैंने बता दिया। क्योंकि गोल्जी को अपना सारा रॉ मेटल किससे रिसीव करना है? ईआर से रिसीव करना है। गोल्जी जितना दूर होगा उन वेसाइकल को पहुंचने में उतना ही एनर्जी खर्च होगा, क्योंकि पहले माइक्रोट्यूब्यूल का एक ट्रैक बनाना पड़ेगा। ट्रैक को जोड़ने के लिए जीटीपी चाहिए। क्या चाहिए? जीटीपी। फिर जब मोटर प्रोटीन उस पर चल के जाएगा, उसके लिए उसको क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। क्या चाहिए? सेल ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसका एनर्जी देना मतलब बर्बाद हो जाए। इसलिए गोल्जी ईआर की विसिनिटी में होता है, उसके क्लोज एसोसिएशन होता है। तो गोल्जी को अपना सारा रोल ईआर से क्या करना है? ईआर से गोल्जी को अपना सारा रॉ मेटेरियल ईआर से ही रिसीव करना है। तो ईआर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्म यानी इन द सेल, रेटिकुलम बिल्कुल नेटवर्क बना हुआ है। और ईआर जो होता है पूरी सेल में एक नेटवर्क बना देता है। जब मैंने न्यूक्लियस पढ़ाया था, मैंने कहा था न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन जो होती है दैट इज कंटिन्यूअसली द रफ ईआर। और रफ को रफ इसलिए कहा था कि उसके ऊपर राइबोस। तो रफ ईआर और स्मूथ ईआर दो तरह का ईआर होता है।
अब रफ यार मेनली सिस्टर्नी फॉर्म में होता है और स्मूथ यार मेनली ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। रफ यार जो होता है वो मेनली सिस्टर्नी फॉर्म में होता है और स्मूथ यार जो होता है मेनली ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। ये मैंने सिस्टर्नी, ये न्यूक्लियर किधर का है, इसके साथ ये चॉकलेट की जो लेयर लगा, ये जो लेयर बन रही है ये रफ यार, इसके ऊपर ब्रैकेट में लिखी है सिस्टर्नी फॉर्म, ये सिस्टर्नी है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। रफ यार मेनली सिस्टर्नी फॉर्म में होता है। तो ये जो फॉर्म जो दिख रहा है रफ यार का वो क्या होगा, तो रफ यार मेनली सिस्टर्नी फॉर्म में होता है, मेनली नॉट ऑन। और ये जो देखो ये नीचे ये स्मूथ ईआर दिखा रखे, क्या दिखा रखे, ट्यूब पाइप लाइक स्ट्रक्चर। तो स्मूथ ईआर जो होता है इस पे लिखो यहाँ पे ट्यूबुलर फॉर्म। तो दो तरह का ईआर होता है, एक रफ ईआर दूसरा स्मूथ ईआर। और ईआर पूरी सेल में एक नेटवर्क रहता है, न्यूक्लियर एनोड से मेनली रफ ईआर जुड़ा रहता है, मेनली नॉट ऑनली रफ यार। रफ को रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं और ये राइबोसोम जब भी होते हैं कौन से होते हैं, 80S राइबोसोम होते हैं। इसके ऊपर जो राइबोसोम है वो राइबोसोम 80S है और राइबोसोम का हमेशा लार्जर सबसेट इसके साथ में जुड़ता है, ना कि स्मॉलर सबसेट। तो ये जो राइबोसोम आपको दिख रहे हैं ये 80S राइबोसोम है। कैसे राइबोसोम है, 80S। और राइबोसोम का लार्जर सबसेट यहाँ से जुड़ा रहता है, ना कि स्मॉलर। और इस सबसेट को यहाँ पे जोड़ने के लिए कुछ प्रोटीन्स होती हैं और इन प्रोटीन्स को बोलते हैं राइबोफोरिन्स। क्या बोलते हैं इनको, राइबोफोरिन्स बोलते हैं। राइबोफोरिन वो प्रोटीन होती है जो राइबोसोम की लार्जर सबसेट को ईआर के साथ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम मतलब तो नेटवर्क, एक सेल में मेम्ब्रेन का नेटवर्क बना हुआ है। और ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रही है ये ईआर है। ईआर ने पूरी सेल में एक नेटवर्क बना दिया, पूरा जाल बना दिया। हम कल कह रहे थे या पिछली क्लास में न्यूक्लियस के समय मैंने कहा था, एक सेल में जितना भी स्पेस होता है उसे इंट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं। और ईआर पूरी सेल में एक नेटवर्क बना देता है, उसके कारण कुछ स्पेस ईआर के अंदर चला गया, जो ईआर के अंदर चला गया, जो स्पेस ईआर के अंदर चला गया उस स्पेस को हमने कहा था ल्यूमिनल स्पेस। और जो बाहर रह गया ये वाला, ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होगा जहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। साइटोप्लाज्म तो बाहर की तरफ है ना, तो ये अंदर ये होगा। ये जो स्पेस दिख रहा है अब सोच समझ के बोलना, ये वाला स्पेस कौन सा स्पेस है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस कौन से स्पेस के साथ कंटिन्यू रखेगा, ये वाला स्पेस क्या कहलाएगा, ल्यूमिनल स्पेस। ये ल्यूमिनल स्पेस है। आगे ब्रैकेट में लिख देना इनसाइड ईआर, ईआर के अंदर है। और जो बाहर रह गया ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होगा। क्या होगा, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। इसके आगे लिख देना इनसाइड में आउटसाइड ईयर। तो इनसाइड है ये आउटसाइड है। तो एक सेल में जितना भी नेटवर्क होता है उस नेट एक सेल में जितना भी स्पेस होता है उसे इंट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं। और ईआर उस स्पेस को दो हिस्सों में बांट देगा। जो स्पेस ईआर के अंदर देखो ना, इधर देखो, एक सेल में जितना भी स्पेस है उसे इंट्रा सेलुलर स्पेस कहेंगे। ईआर ने पूरी सेल में एक नेटवर्क बना दिया, तो कुछ स्पेस ईआर के अंदर चला गया वो ल्यूमिनल, और जो बाहर रह गया वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होगा। डायग्राम चाहे तो आप बना दीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, वो कौन सा सेल ऑर्गेनल है, वो कौन सा सेल ऑर्गेनल है, वो कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो ऑर्गेनल क्या करता है, जो जो क्या करता है, जो इंट्रा सेलुलर स्पेस को दो डिस्टिंक्ट या सिमिलर डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। कौन डिवाइड करता है, ईआर डिवाइड कर देता है। ये इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर का स्पेस इंट्रा सेलुलर है, सेल के बाहर का स्पेस एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। अंदर जो होगा वो इंट्रासेलुलर। तो ईआर ने पूरी सेल में नेटवर्क बना दिया, तो कुछ स्पेस तो ईआर के अंदर चला गया। जो ईआर के अंदर चला गया है वो ल्यूमिनल होगा, और जो बाहर रह गया है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होगा। मतलब ये वाला स्पेस क्या होगा और ये वाला क्या होगा। तो कौन सा स्पेस पेरी न्यूक्लियर स्पेस के साथ कंटिन्यूटी रखेगा, ल्यूमिनल स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और पेरी न्यूक्लियर स्पेस का जो रेंज बताया था कितना बताया था, 10 से 50 नैनोमीटर। कौन सा, ये माइक्रो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दूंगा। सेल में जितना भी स्पेस होता है, एक सेल में जितना भी स्पेस होता है उस स्पेस को आप लोग इंट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं। ईआर ने पूरी सेल में नेटवर्क बना दिया,
तो नेटवर्क बना दिया, तो क्या हुआ उस केस के अंदर, हेलो, कुछ ईआर के अंदर चला गया, वो ल्यूमिनल होगा, जो बाहर रह गया वो एक्स्ट्रा। बोलिए, तो सीक्वेंस यही होता है कि ईआर से मेटल गोल्जी के पास जाता है, फिर गोल्जी उस मेटल को रिसीव करता है, उसको मॉडिफाई करता है, देन उसको पैक करता है। मतलब ग्लाइकोप्रोटीन बने या ग्लाइकोलिपिड बने, ये सारा काम ईआर शुरू करता है, लेकिन उसको अंजाम कौन दे देगा, गोल्जी। तो फाइनल साइट होती है हमेशा कौन होती है, गोल्जी, क्योंकि वही फिनिशर है। क्या है? वही फिनिशर है वाला है। कितनी बार डेस्मोड्यूल पड़ेगा। तो रफ को रफ इसलिए बोला क्योंकि इसमें राइबोसोम होते हैं, तो राइबोसोम होते हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। और स्मूथ इसलिए बोल दिया क्योंकि इस पे राइबोसोम नहीं है। तो राइबोसोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे दो तरह का ईआर हो गया। एक रफ है जिसको ग्रेनुलर कहेंगे, और ये ग्रेनुलर एक्चुअली राइबोसोम है। और ये राइबोसोम जब भी होते हैं हमेशा कौन से होते हैं, 80s राइबोसोम होते हैं, ये 70s राइबोसोम नहीं होते। ऑन द ईआर, इन द माइटोकॉन्ड्रियन, इन द क्लोरोप्लास्ट, ईआर के ऊपर जब भी ये राइबोसोम होते हैं हमेशा कौन से राइबोसोम होंगे, 80s राइबोसोम होंगे। कौन से होंगे, 80s राइबोसोम इसके ऊपर अटैच रहेंगे। तो जब राइबोसोम को यहाँ पे जोड़ा गया, तो फिर यहाँ पे जोड़ने में जो प्रोटीन हेल्प करता है, उस प्रोटीन को नाम दे दिया राइबोफोरिन्स। राइबोफोरिन्स वो प्रोटीन, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछेगा, मुझे पता है। राइबोफोरिन्स वो प्रोटीन होती है जो लार्जर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम को ईआर की मेम्ब्रेन से अटैच कर देती है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट चल रहा है, छोटी छोटी वेसाइकल्स की फॉर्म में मेटल जा रहा है, इसे बोलते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं इसे, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसाइकल्स की फॉर्म में मेटल वहां से यहाँ तक भेजा जा रहा है। जाने दो। आपने सेल ली और सेल को सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूगेशन समझते हो ना, मतलब आपने ग्राइंडर में दही डाला, गिर्र गोल गोल घुमा दिया, तो लस्सी बन गई, क्योंकि छाछ थी, कभी दही थी तो वो छाछ बन चुकी है। तो वो आप जो सेंट्रीफ्यूज कर रहे हो सेल को लेकर गिर्र, तो एक समय के बाद में ईआर टूट जाएगी। क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। कौन सी ईआर टूटेगी, रफ ईआर या स्मूथ ईआर, दोनों। और जो ईआर के टुकड़े जो मिलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में, उनको बोलते हैं माइक्रोसोम्स। क्या बोलते हैं उन्हें, तो क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि इंटेक्ट प्लांट सेल में माइक्रोसोम ज्यादा होंगे, इंटेक्ट एनिमल सेल में ज्यादा होंगे, दोनों में ही नहीं होंगे। ये सेल अभी इंटेक्ट है। तो सेल को तोड़ोगे, सेंट्रीफ्यूज करोगे बेटा गोलू। तो जब आप सेल को सेंट्रीफ्यूज करते हो, जब आप सेल को सेंट्रीफ्यूज करते हो, तब जाके आपको कौन दिखता है, तब जाके आपको कौन दिखता है, कौन दिखता है उसके अंदर, कौन दिखता है। तुम्हारे थैंक यू के लिए थोड़ी बैठा हूँ मैं यहाँ पे, नोट करो। सिस्टर ने ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल, सिर्फ ये सुनो, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम लिखो और ये लिखो, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं। चलो पहले ये नोट करो, इतना इतना सिर्फ। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 पॉइंट लिखो जल्दी से। लिख लिया। उसके बाद इधर जाओ, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल, ये तीनों ही फॉर्म ईआर गोल्जी बॉडी दोनों में मिलते हैं। फोर्थ कंपोनेंट वैक्यूल होता है, जो गोल्जी में होगा, ईआर में वैक्यूल नहीं होता है। गोल्जियन वैक्यूल होता है, ईआर वैक्यूल नहीं होता है। सेल में ईआर किस फॉर्म में मिलता है, सिस्टर्नी फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स फॉर्म में या वेसाइकल फॉर्म में, तीनों ही। तीन बोले तो तीन हो गए ना, दो। रफ ईआर मेनली किस फॉर्म में मिलता है, स्मूथ ईआर मेनली किस फॉर्म में, गोल्जी के सारे कंपोनेंट एक साथ रहते हैं और एक पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। मतलब गोल्जी वाले सीन में ये होगा, ये सिस्टर्नी है, अभी बताते हैं। तो आपने सेल को लेकर उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया, तो ब्रोकन पीसेज ऑफ ईआर हो जाएंगे। और ईआर के जो टुकड़े हो गए, आ जाओ यही आ जाओ, इनको बोलते हैं माइक्रोसोम्स। लिखो जल्दी से, क्या बोलते हैं, दीज आर एब्सेंट इन इंटैक्ट। इंटैक्ट बोले तो गोलू, अगर आपको लेबोरेटरी में ये पढ़ना हो हाउ प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन विट्रो कंडीशन में, तो आप रफ ईआर के टुकड़ों को यूज करेंगे या स्मूथ ईआर के, रफ ईआर के, क्योंकि इस पे ही राइब हो जाए।
तो माइक्रोसोम एक नेचुरल सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। जब सेल को तोड़ते हो तो ईआर के टुकड़ों को माइक्रोसोम कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम की तरह नेचुरल सेल ऑर्गेनेली नहीं है। नेचुरल सेल ऑर्गेनेली नहीं है। दीज आर नॉट नेचुरल सेल ऑर्गेनेली। तो साइंटिफिकेशन करोगे तब बनेंगे। 1 मिनट है सिर्फ, उसके बाद टाइम खत्म हो जाएगा। बढ़ाया नहीं मैंने, सोच लेना। यू है वो तो मैं बंद कर दूंगा। जल्दी कंप्लीट कीजिए। इंटैक्ट मतलब अनडैमेज्ड, इंग्लिश का शब्द है बेटे।